नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम साहित्य आजकल में। साहित्य की बात बहुत पुरानी है, साहित्य का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन आज के दौर में डिजिटल मीडिया के इस युग में साहित्य की क्या भूमिका है, साहित्यकारों की क्या दशा है और साहित्य और पत्रकारिता की क्या स्थिति है, इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। ये सभी युवा साहित्यकार हैं। साहित्य के प्रति इन सब की बहुत अधिक रुचि है। तो मैं एक एक करके आप सबका परिचय कराऊंगा और फिर हम बात करेंगे कि आज के दौर में साहित्य की क्या स्थिति है। तो हमारे साथ हैं संगीता यदुवंशी। ये जानी मानी साहित्यकार हैं और अपना जो है साहित्य के पथ में आगे बढ़ रही हैं और इनको एक और स्टेटस हासिल है कि ये इंस्टाग्राम पर इनके काफी फॉलोअर्स हैं। और दूसरे हमारी जो कवित्री हमारे साथ इंदौर से जुड़ रही हैं, नेहा लिम्बोडिया। नेहा बहुत सारे साहित्यिक कार्यक्रमों में भाग लेती रहती हैं, बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं। नेहा, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ दो और खास मेहमान हैं। एक हैं अभिषेक पाठक, युवा साहित्यकार हैं, क्रांति की इनकी विचारधारा है और ये बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और इनकी कविताओं में भी बहुत जोश देखने को मिलता है जो देश प्रेम से ओतप्रोत होता है। तो अभिषेक पाठक, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और राम प्रवेश हमारे साथ ये भी जुड़ चुके हैं। और राम जी, आपका स्वागत है। आप बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साहित्य के प्रति बहुत गहरी रुचि रखते हैं, बहुत अच्छा लिखते भी हैं। स्वागत है राम आपका। और इसके अलावा एक ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी साहित्यकार और कवि हैं, कहानीकार हैं। इनका एक उपन्यास आने वाला है और दो कविताओं के संग्रह ऑलरेडी आ चुके हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया में हिंदी विभाग में ये प्राध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, नए बच्चों को पढ़ाते भी हैं। और इसके अलावा जो है फिल्मों के लिए भी इन्होंने स्क्रिप्ट लिखी है, स्क्रीन प्ले का काम किया है और बहुत अच्छे इनकी कविताओं की जो है तारीफ होती है। और इनका नाम है सुशील कुसमाकर। तो स्वागत है सुशील जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो हम सबसे पहले सवाल करेंगे संगीता जी से। संगीता जी, आपको क्या लगता है कि आज के इस दौर में, डिजिटल मीडिया के इस दौर में, जो परंपरागत साहित्य है, चाहे वो कविता हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो दूसरे साहित्य के जो विधाएं हैं, शायरी है, इन सब के प्रति युवाओं में करियर को लेके कितना रुचि है, कितना उनको इंटरेस्ट है? संगीता। सर, सवाल तो अच्छा है आपका। और बात ये है कि जिस तरह से समय बदल रहा है उससे कविताएं भी बदल रही हैं, कविताओं का लहजा बदल रहा है और भाषा शैली बदल रही है कविताओं की। आपने देखा होगा डिजिटल पे जितनी भी कविताएं हैं वो कहीं ना कहीं पुरानी कविताओं से बहुत अलग हैं, क्योंकि ऑडियंस अलग है, उनकी रुचि अलग है, सुनने का तरीका अलग है और रिलेटेबल कंटेंट कह सकते हैं उन कविताओं को। और आपका जो एक और सवाल था कि इसे करियर की तरह देखते हैं, मतलब कि अपने इस प्रोफेशन को करियर की तरह देखते हैं। जी, क्या बिल्कुल। ये मैंने सही समझा? जी बिल्कुल। कि इसको एज अ प्रोफेशन, एज ए प्रोफेशन कितना स्कोप है? अगर किसी युवा को इंटरेस्ट है कि वो साहित्य जगत में अपना नाम कमाना चाहता है, तो आज के दौर में आपको क्या लगता है कि उसके सामने क्या चुनौतियां हैं और क्या संभावनाएं हैं? देखिए, सबसे पहले तो चुनौतियों की अगर बात करें तो बहुत से लोगों में या बहुत से परिवार में ऐसा होता है कि वो सपोर्ट नहीं करते हैं कि ये कवि क्यों। पहला सवाल ये होता है कि कवि ही क्यों, और बहुत सी जॉब्स हैं या प्रॉपर जॉब करो जिसका कोई नाम हो, इसका कोई इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है। लेकिन अगर वो उसका इंटरेस्ट है, पैशन है, तो डिजिटली हम इतना ग्रो कर चुके हैं कि आपके पास प्लेटफॉर्म्स की भरमार है और आपके पास अगर इस तरीके का कंटेंट है जो लोगों तक पहुंचता है, एक रिलेटेबल कंटेंट है, और जिसे आजकल लोग कविता कह रहे हैं, क्योंकि कविता तो पहले हुआ करती थी, आज बस रिलेटेबल कंटेंट है, तो वो बहुत ग्रो कर सकता है, उसमें बहुत अच्छा काम कर सकता है। और आज बिल्कुल डिजिटल मीडिया ने एक नए रास्ते खोल दिए हैं
और अब हम नेहा के पास चलेंगे। नेहा, आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि आपने अक्सर देखा होगा कि जो पुराने जमाने के साहित्यकार थे, महादेवी वर्मा जी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी थी, बहुत सी ऐसी महिला साहित्यकार रही हैं जिन्होंने अपना एक अलग मुकाम बनाया है। आज के दौर में आप क्या देखती हैं कि आज के दौर में लड़कियों के लिए साहित्य की दिशा में करियर बनाना और कितना उनके लिए जो है ये चुनौतीपूर्ण है या जो है सहायक है? और दूसरी बात, अंग्रेजी से अगर तुलना करें कि जो अंग्रेजी के साहित्यकार हैं उनकी तुलना में हिंदी साहित्यकारों की आज की तारीख में क्या दशा है, क्या दिशा? मैं बताना चाहूंगी कि जो पूर्व में जो हमारे पहले के साहित्यकार रही हैं, जो स्त्रियां रही हैं, वो उन्होंने बहुत अच्छा मुकाम किया, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी जैसे आज इंडस्ट्री जो सारे तबकों में, मैं एक कहते हैं कि फिल्म जगत बदनाम है कि वहाँ पर शोषण होता है, तो मैं आपके मंच पे मैं स्वीकारती हूँ, एक इस कवित्री होकर मैंने कईयों के विषय में ये सुना है, मैं जानती हूँ और थोड़ा सुना है कि भाई यहाँ पर भी शोषण होता है, कवित्रियों का शोषण होता है। आपके अंदर टैलेंट है, लेकिन इसके बावजूद आपको बैकबोन होना चाहिए, ऐसा लगता है। लेकिन जब आपके अंदर अटूट क्षमता है, आपके अंदर प्रतिभा है, तो उसको कभी कोई नकार नहीं सकता, जैसे मेरे साथ हो रहा है। हाँ, मैं मानती हूँ कि मुझे मंच देर से मिले, लेकिन सरस्वती के मेरे अंदर माँ वीणा पाणी का आशीर्वाद था मेरे साथ, तो मैं एक सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ती जा रही हूँ। लेकिन मेरा आज हर क्षेत्र जो है, पहले कहा जाता था, और ये जो भारत का समय है वो हमेशा से आदिकाल से महिलाओं के लिए साथ नहीं रहा है। आज भी वो अबला नहीं सबला ही होना चाहती, लेकिन उसे अबला ही कहा जाता है। हाँ, लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं, अब महिलाएं भी काफी आगे आ रही हैं, हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं, साहित्य के दिशा में भी वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। और इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं पाठक से। अभिषेक पाठक जी, आप एक युवा साहित्यकार हैं, आप देश प्रेम से भरी कविताएं लिखते हैं, उनका कविता पाठ करते हैं। आपको क्या लगता है कि जो आजकल के एलीट क्लास के जो युवा हैं, यानी जो अंग्रेजी माध्यम के जो युवा हैं, खासतौर पे जो टीनेजर्स हैं, उनके अंदर बचपन से साहित्य को लेकर उतनी रुचि होती नहीं, शायद उनके परिवार का ऐसा माहौल होता है, तो ऐसे में आपकी नजर से क्या देश प्रेम से भरी कविताओं को लिखने के लिए हमारे बच्चों को क्या ऐसा करना चाहिए, क्या उनके परिवार के लोगों को करना चाहिए, उनके टीचर्स को करना चाहिए, ताकि देश प्रेम की भावना उनके बचपन से ही रहे? अभिषेक सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि देश प्रेम से भरी हुई कविता लिखने के लिए आपको बहुत संघर्षपूर्ण जीवन भी व्यतीत करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको प्रेम लिखना है तो लोग आपको स्वीकार कर लेंगे, आपको श्रृंगार लिखना है तो लोग आपको स्वीकार कर लेंगे। लेकिन जब आप देश प्रेम से भरी हुई कविताएं लिखेंगे तो बहुत सारे लोग इस देश में ऐसे हैं जिन्हें वो कविताएं पसंद नहीं आती हैं, और अगर आपको वैसी ऑडियंस तैयार करनी है तो सबसे पहले आपको उनके बचपन से उनके अंतर्गत राष्ट्रीय भावना को पैदा करना पड़ेगा। क्योंकि आप कहीं भी देखिए, अगर मंचों पर श्रृंगार पढ़ा जाता है तो ऑडियंस पागल हो जाती है, ऑडियंस तालियां बजाने लगती है, लेकिन वहीं राष्ट्र की बात अगर हो जाती है तो उस ऑडियंस में एक सन्नाटा छा जाता है। तो इस समय वीर रस के कवियों के लिए और राष्ट्रवाद के कवियों के लिए ये बहुत कठिन समय है, क्योंकि जिस तरह से सदी बदल रही है वैसे ही ऑडियंस भी बदल रही है। बिल्कुल, तो ऑडियंस का मूड बदल रहा है, ऑडियंस की सोच बदल रही है, और उसी के अनुसार जो है कविताओं को पढ़ा जाता है और लिखा जाता है। लेकिन आजकल ये भी एक ट्रेंड आ गया है कि अगर आप देश प्रेम से ओतप्रोत कोई कविता लिखते हैं, वीर रस की कविता कहते हैं, तो और अगर वो कहीं ना कहीं किसी पार्टी से उसको जोड़ दिया जाता है, आपको भक्त का दर्जा दे दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी भी हो जाती है। और ऐसा माना जाता है कि साहित्य जगत में जो सियासत है वो बहुत आ गई है, आजकल भी बहुत ज्यादा आ गई है। ये सवाल मैं सुशील कुसमाकर जी से पूछना चाहूंगा कि ये साहित्य और सियासत, इस घालमेल में किसका भला हो रहा है? क्या साहित्यकारों का भला हो रहा है, उभरते साहित्यकारों का भला हो रहा है, या सियासतदानों का हो रहा है जो इन दोनों का घालमेल कर रहे हैं, और इससे जो है किसको फायदा हो रहा है और इसका किसके नुकसान हो रहा है? सुशील जी। अरुणेश जी, सवाल थोड़ा टेढ़ा भी है और लेकिन प्रासंगिक भी है। प्रेमचंद ने कहा था कि साहित्य राजनीति के आगे चलने वाला मसाल है, ठीक है। लेकिन आजकल
परिस्थितियां ये है कि साहित्य बहुत पीछे छूट गया और राजनीति बहुत आगे निकल गई। इस तरह से देखा जाए तो आजकल साहित्य राजनीति के पीछे पीछे चल रहा है, बल्कि पीछे नहीं, बहुत पीछे। इसकी वजह यह है कि हर चीज को, साहित्य को, कला को, या फिर इसके एक कह सकते हैं कि साहित्य है, कला है, और जो हमारी लिखने की शैली है, इन सबको जोड़ दिया गया है पद, प्रतिष्ठा, सत्ता, पैसा, अवार्ड से। तो जाहिर सी बात है कि, और सत्ता, जाहिर सी बात है कि सत्ता उन्हीं को साथ रखती है जो रचनाकार या जो साहित्यकार, जो कवि उसकी आलोचना थोड़ा कम करे, समालोचना करे। ठीक है, समालोचना करना अच्छी बात है, लेकिन आलोचना एक्सट्रीम पर जाना वो भी थोड़ा सा दिक्कत खड़ी करती है। लेकिन यहाँ पर आलोचना और समालोचना का मसला नहीं है। यहाँ पे कि सत्ता की कमियों या किसी भी व्यवस्था की कमियां जिस समाज में हम रह रहे हैं, एक रचनाकार का दायित्व तो होता है कि वह उसकी कमियों को उजागर करे, और उस कमियों को उजागर करते हुए जो हमारी कमियां हैं उसकी जगह पर क्या अल्टरनेट, क्या नया सिस्टम, क्या नए नियम, क्या नई चीजें आ सकती है, क्या नए विचार आ सकते हैं, इसकी और कहीं कहीं साहित्यकार एक इंडिकेट करता है अपनी रचनाओं के माध्यम से। उसका टाइटल ये था कि आज के रिश्ते कहाँ इतने सच्चे हैं, इसीलिए हम सिंगल ही अच्छे हैं। तो ये मेरी कविता का जो मेन टाइटल ही यही था। मगर जो मैंने 2 पंक्तियां मैं सुनाना चाहूँगी वो थोड़ी अलग है इससे, और इस पूरे कॉन्वो में कहीं ना कहीं मैं उसको देखती हूँ कि सोचती हूँ हर पहर टूट जाए इस कदर, ये बांध मेरी आंखों का और डूब जाए ये शहर। तो ये मुझे लगा कि इस वक्त मुझे ये सुना देना चाहिए, क्योंकि वो सिंगल ही अच्छे से ज़्यादा अच्छा मौका है इस वक्त सुनाने के लिए। बहुत अच्छा आपकी ये दोनों लाइनें हैं, और आपने जो पहला जिक्र किया कि आजकल के रिश्ते कितने सच्चे हैं, ये अपने आप में बहुत पॉपुलर ये कंटेंट है और बहुत ही ज्यादा इसको युवा लोग पसंद कर रहे हैं। आप ऐसे आगे लिखते रहिए। बोलते हैं नेहा, आप अपनी पसंद के कोई भी कविता की चंद लाइनें, 2 लाइनें अगर हमारे दर्शकों के लिए सुनाएंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। नेहा जी। मैं माँ के ऊपर सुनाना चाहूंगी। साधारण सी हंसी, साधारण सी हंसी दिल को सुकून दे जाती है, साधारण सी हंसी दिल को सुकून दे जाती है, प्यारी सी माँ हमें लाखों खुशियाँ दे जाती है, प्यारी सी माँ हमें लाखों खुशियाँ दे जाती है। कुछ अनकही सी बातें, कुछ अनकही सी बातें जो और कोई ना सुने, वो मेरी माँ कहलाए, वो मेरी माँ कहलाए। माँ के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है, जितने शब्द थे वो मैं कहाँ से लूं, जो शब्द जितने शब्द इस्तेमाल करूं वो कम है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे समाज में और खासतौर पर हमारी परंपरा में और हमारे संस्कारों में ये बात है कि जो माँ का स्थान रहेंगे। अभिषेक पाठक जी से कि आप कोई वीर रस से ओतप्रोत की कोई कविता या कोई अपना कंटेंट सुनाएं, और चंद लाइनों में सुनाएं, क्योंकि समय की मैंने कवि की कविता भी सुनी थी और अपनी भी मैंने एक कविता लिखी कि राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, हिंदुस्तान की आजादी में लाखों लोग हुए बर्बाद, और उसी देश में दलाल कुछ गाते हैं पाकिस्तान की, और नेताओं ने कर डाली बर्बादी हिंदुस्तान की। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही है। बहुत कटाक्ष व्यंग है कि किस तरीके से हमारे देश में जो है सियासत हो रही है और उससे किसी का भला नहीं हो रहा है। अब हम चलते हैं राम प्रवेश के पास। राम जी, आप अपनी कविता का कोई अंश अगर सुनाना चाहें हमारे दर्शकों को तो बहुत अच्छा रहेगा। परिस्थिति के अनुसार मैंने लिखी थी एक कविता कि बताओ न माँ हिंदी क्या क्या लिखूं जी। चीखें लिखूं या भूखें लिखूं, या चलते हुए राह के किस्से लिखूं, बताओ न माँ मैं क्या क्या लिखूं। जी, समय की कमी है इसलिए मैं सुशील जी से चाहूंगा कि कविता का संग्रह जो सुशील जी का आया हुआ है उसकी कोई चंद पंक्तियां हमारे दर्शकों के लिए सुनाएं। मैं अपनी किताब यह जो शहर से एक छोटी सी कविता सुनाऊंगा आपको। इसका शीर्षक है सभ्य शहर। मेरे सभ्य शहर में फर्श से अर्श तक सब के सब पूजे जाते हैं, यहाँ तक कि पत्थर भी, लेकिन आदमी की कोई अहमियत नहीं।
मेरे सभ्य शहर में बिकता है सब, यहां तक कि जिस्म भी, लेकिन आदमी की कोई कीमत नहीं। क्या बात है, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। इन लाइनों ने बहुत गंभीर बातें कही हैं और इनका जो अर्थ है, जो इनका भावार्थ है, ये बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि यही चीजें हैं जो सुशील जी आपको जो है बेहद अलग बनाती हैं कि कितनी बड़ी बातें आप साधारण से शब्दों में कह देते हो रहा है। तो मैं आखिर में आप सभी विद्वानों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नेहा जी आपका, संगीता जी आपका, सुशील जी, अभिषेक पाठक और राम जी, आप सभी उभरते हुए जो साहित्यकार हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे और साहित्य आजकल के अगले एपिसोड में हम कुछ और बातें करेंगे और उभरते हुए नए साहित्यकारों से मिलेंगे। आप सभी विद्वानों का बहुत बहुत धन्यवाद।